बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको अहमद शाह अब्दाली का एक किस्सा सुनाऊंगा। उनमें चमचों और कड़छों का जिक्र होगा। फिर आपसे पूछना है कि आपको इस्लाम चाहिए या कतरीना कैफ या ऐश्वर्या राय की आपको फिल्में चाहिए, डांस शांस। और इसके अलावा जो है वो हम 47 से कैद आदम के बाद डोल निकाल रहे हैं, लेकिन कुत्ता जो है वो अंदर ही पड़ा है, कुत्ता नहीं निकालते। और फिर पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है तारीख के बददियानतरीन और बदतरीन चीफ जस्टिस का, जिसने सुप्रीम कोर्ट को ग्रुप बंदी में तकसीम कर दिया है, ग्रुप बंदी कर ली है और इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल मैं कंपेयर करूंगा अपने इस्लाफ से अपनी मौजूदा सूरत हाल को, और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। 800 हिजरी के आगाज पर सुल्तान अहमद शाह अब्दाली गुजरात दक्कन की मसनद नशीन के 8 साल पूरे हुए, यानी उनको 8 साल हो गए तख्त पर बैठे हुए। दरबारियों ने अर्ज गुजारी कि इस साल जश्न सालगिरह ज़रा बड़े पैमाने पर मनाने की इजाज़त दी जाए। सादा मिजाज सुल्तान इस हक में तो न था, लेकिन वुज़रा उमरा की दिलजोई के लिए महदूद जश्न की इजाज़त अता कर दी। सुल्तान का दामाद एक बहुत खूबसूरत और वजीह मुख्तलिफ अलूम से आरास्ता बा-इखलाक नौजवान था, लेकिन बदकिस्मती से जश्न सालगिरह के दिनों में उसके हाथों एक गरीब आदमी कत्ल हो गया। सुल्तान को इल्म हुआ तो हुक्म दिया दामाद को गिरफ्तार करके बाकायदा अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि शरीयत की रोशनी में फैसला हो सके। मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हो गई और ये बात साबित हो गई कि सुल्तान का दामाद कातिल है और उस पर हक़्क़े क़िसास अज़रूए शरा जारी होना ज़रूरी है। लेकिन मकतूल के वर्सा को कादी ने ख़ास तौर पर तलब करके खून बहा पर राज़ी कर लिया और राज़ीनामा पर दस्तखत कर दिए। जब ये फैसला मुकम्मल हो गया तो रिवाज के मुताबिक आखिरी फैसले के लिए सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया गया, जिस पर कादी का ये फैसला दर्ज था। हजूर वाला, मैं मुकदमे की तहकीक नीज़ गवाहों के बयानात से इस अमर की तस्दीक करता हूँ कि मुलजिम वाकई कत्ल का मुर्तकिब हुआ है। इस पर हक़्क़े क़िसास अज़रूए शरा जारी होना ज़रूरी है, लेकिन मकतूल के वर्सा खून बहा के लिए राज़ी हैं। सो बराए हुक्म आखिरी मिसल इजलास मुअल्ला में पेश करने की इज़्ज़त हासिल करता हूँ। सुल्तान अहमद शाह ने जब ये रुदात पढ़ी तो कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मकतूल के वर्सा राज़ी हो गए, लेकिन हकीकतन ये फैसला बहुत कमज़ोर है और यकीन कामिल है कि इसमें मेरा दामाद होने की वजह भी असर कर रही है। वर्सा का ख्याल होगा कि इससे बादशाह ममनून होगा। दूसरे, इस फैसले का नतीजा ये निकलेगा कि शाही ख़ानदान के अफराद तैश में आकर गरीब रायत को इसी तरह मार डाला करेंगे। सो मैं सियासतन, इंतज़ामन, इखलाकन और शरन इस फैसले के खिलाफ हूँ। गो मुझे ये मालूम है कि मेरी अजीज़ और प्यारी बेटी इस सदमे से शदीद मजरूह होगी और उसको बेवगी का दाग बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं ख़ानदान और औलाद की खुशी के लिए गरीब राया की जाने इस तरह अर्ज़ा करना मुनासिब नहीं समझता। मुलजिम ने जो इस तरह बेबाकाना गरीब का खून बहाया, इसमें यह घमंड पोशीदा था कि मैं बादशाह का चहीता दामाद हूँ जो किसी तरह औलाद से कम नहीं होता। इसी तरह राज़ीनामा और फैसले में भी शाही रैयत का लिहाज कार फरमा है।
ان تمام حالات و واقعات پر نظر کرتے ہوئے میں کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا کہ ماتحت عدالت کے فیصلے کو بحال رکھا جائے۔ اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کے رکن کے لیے اشرفیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی غریب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں ماتحت عدالت کے فیصلے کو منسوخ کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو قصاص کے طریقے پر پھانسی چڑھایا جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتا ہوں کہ عبرت کے واسطے ایک رات اور ایک دن قاتل کی لاش کو شہر کے بیچ لٹکایا جائے، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے اور خون بہا دینے کی جرت اور امید نہ رہے۔ ہر چند محل کے اندر اور باہر بادشاہ سے بے شمار سفارشیں کی گئیں، مگر سلطان احمد شاہ والی گجرات نے اپنا یہ حکم واپس نہ لیا اور بالآخر قاتل تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ سلطان تو سلطان تھا، یہ نام نہاد جمہوری حکمران اس رویے کے عشر اشیر کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ان کی اور ان کے درباریوں حواریوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ قدم قدم پر جمہوریت ڈی ریل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ چمچے، کڑچھے، چھریاں، کانٹے سب اپنے اپنے سٹائل میں جمہوریت کے استحکام کی فردی جنگ لڑ رہے ہیں، حالانکہ جس جمہوریت کے گرد جمہور آئینی فصیل کے مانند کھڑے ہوں، اس کو کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بڑی پتے کی بات ہے، اگر لوگ دیوار بنا کے کھڑے ہوں، اس جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فاشا جمہوریت پر لوگوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ چرائی ہوئی ہے۔ اب اس واقعے کے بعد بقایا وی لا کی کوئی کسر بچتی ہے کہ بقایا وی لا کیا جائے؟ یعنی جو ہمارے اسلاف تھے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، کل ایک بے گناہ شخص کو، ایک نفیس شخص کو، ایک قومی ہیرو کو، ایک دیانتدار شخص کو 1 سال ہو جائے گا جیل میں، جو کہہ رہا ہے کہ وہ کولر میں اپنا کھانا رکھتا ہے اور کھانا باسی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اب جو ذرا خدا کے واسطے دل پہ ہاتھ رکھ کر کمپیریزن کریں کہ زرداری صدر ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مریم صفدر وزیر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہے، عطا تارڑ وزیر ہے اور عمران خان جیل میں ہیں، اور پاکستان اس وقت تاریخ کے بد دیانت ترین ایک خائن اور ایک ٹوٹ چیف جسٹس کو بھگتا رہا ہے۔ یعنی آپ نے انصاف دیکھا کہ میرا داماد ہے تو ہوتا رہے، رعایا کی جانیں اتنی سستی ہیں۔ وہ لندن میں فسادات ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ 3 بچیوں کو قتل ہوا، واقعی کو ایک اور رخ دے دیا گیا، وہ پتہ ہے آپ کو، اسلام فوبیا، لیکن ساتھ یہ آرڈر ہوا کہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کریں گی، 24 گھنٹے، اور جو بلوائی ہیں ان کو سزا دیں گی، 24 گھنٹے کام کریں گی۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں میں نے ذکر کیا، یعنی اتفاقاً پہلے والے ویلاگ میں، کہ چرچل نے پوچھا تھا کہ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، تو وزیر نے جواب دیا کہ ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا تھا خیر ہے، لندن کے تباہ ہونے کی خیر ہے، ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ کھڑے ہو گئے، آپ کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے عدالتیں کام کریں۔ یہاں پہ جج کوئی 1 مہینے کی چھٹی پہ گیا، کوئی 2 ہفتوں کی چھٹی پہ گیا، کوئی 1 ہفتے کی چھٹی پہ گیا، کوئی یورپ چلا گیا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا ہے۔ یہ جج ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں سلطان رائی کا جو ہے وہ ڈائلاگ سنایا تھا کہ جب وہ رات کو عدالت پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ عدالت بند ہے، تو سلطان رائی کا ڈائلاگ یہ تھا کہ ظلم 24 گھنٹے ہوتا ہے اور عدالتیں صرف دن کے وقت کھلتی ہیں۔ پاکستان جیسے معاشروں میں تو 24/7 یقین کریں 24 گھنٹے اتنے جج بھرتی کیے جائیں
मेरिट पे कि 24 घंटे अदालतें खुली हों ताकि वो इंसाफ फराहम कर सकें, लेकिन फिर दिहाड़ियाँ इन जजों की, वकीलों की, रीडर्स की, ये जो एक शैतानी चक्कर बनाया हुआ है कि कवा हलाल है या हराम है, उस पर बहस हो रही है। और फिर ये चीफ जस्टिस, यानी आप किसी से पूछ लें, कादी फायद ईसा के बारे में पहले भी चीफ जस्टिस आए, आप किसी से पूछ लें कि ये किस किस्म का चीफ जस्टिस है। सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई है, सफ़ेद बाल हैं, घर में बाल बच्चे होंगे, अजीज़ व कारब से मिलता होगा, लेकिन कोई गैरत नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। अब वो सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर चुका है। जिन दो जजों ने इख्तलाफी नोट लिखा है, वो इख्तलाफी नोट लगता है कि वो तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन जजों को भी शर्म नहीं आई। और फिर आपने देखा कि 8 फरवरी से पहले क्या कुछ किया इस शख्स ने पीटीआई के साथ। वो उमैर ने आदि अदालत में गए थे कि इलेक्शन जो है वो अदलिया करवाए, ये न करवाएं, ये हराम खोर ब्यूरोक्रेसी न करवाए। कादी फायदी से ने नहीं माना, बल्ले का निशान चीखती रह गई, जो है ना वो पार्टी बल्ले का निशान छीन लिया, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जो है तस्दीक कुनिंदा को और तजवीज़ कुनिंदा को अगवा किया जा रहा है, कागजात फाड़े जा रहे हैं, आर ताले लगा के भाग रहे हैं। ये बैठा है क्योंकि यानी पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भी फेस कर रहा है ना, जो कुछ, उसके 2 बंदे जिम्मेदार हैं। एक है कादी फायदी साहब और दूसरा है सिकंदर सुल्तान राजा। इनके पीछे कौन है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ मास्क चल रहे हैं। मैं आपको आगे कार्रवाई बताता हूँ कि ये मास्क वाले क्या कार्रवाई करते हैं पीछे, यानी मास्क के पीछे। आप एक मास्क है फायदीसा का, एक मास्क है सिकंदर सुल्तान राजा का, एक मास्क है आमिर फारूक का। इनकी क्या औकात है? मास्क के पीछे जो है वो आपको पता है, वो मैं आपको बताता हूं। 84 में इनके ड्रामे, 84 में ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम किस बेस पे था कि आपको इस्लाम चाहिए, आपको कुरान चाहिए, आपको सुन्नत चाहिए, तो अब आप ना करके दिखाएं। ऊपर था हां या ना। ये रेफरेंडम था 84 में। ड्रामे चेक करें। अयूब खान की ज़रिए इस्लाहात, अयूब खान की बुनियादी जमहूरियतें, याया खान का 1 यूनिट, फिर ज़िया का जो है ना वो रेफरेंडम, फिर मुशर्रफ का रेफरेंडम, फिर बाजवा की पीडीएम, नकाब कि जी आपको इस्लाम चाहिए या कतरीना कैफ चाहिए, आपको कुरान चाहिए या माज़अल्लाह ऐश्वर्या राय के गाने चाहिए, इश्क मीना इश्क मीना इश्क मीना ये चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं? लोगों के जज्बात से खेलना देखें। अभी वो कह रहे हैं ना शोहदा की तौहीन हुई है, शोहदा के मुजस्मों की तौहीन हुई है, और शोहदा के साथ ये हुआ है, और शोहदा 9 मई का लेके ये पहले ये सब कुछ कर चुके हैं। पुराना स्क्रिप्ट कि अगर इस्लाम चाहिए, कुरान चाहिए, सुन्नत चाहिए, तो फिर हां पे आपने टिक करनी है, हां पे। ये रेफरेंडम था ज़िया का। फिर आप ना में करके देखें कि ना नहीं चाहिए जी। और कितने परसेंट वोट लिए? 98% वोट लिए ज़िया ने, 98%। ये ड्रामे हम देख रहे हैं। पाकिस्तान बना है तो ये ड्रामे हम देख रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं करना कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को नहीं चलाना। ड्रामे रंग बिरंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इनकी अपनी मर्जी। इस्लाम चाहिए या कतरीना कैफ चाहिए, इनकी अपनी मर्जी। बुनियादी जमहूरियतें पूरे मुल्क में, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान भी था, 80,000 लोगों को वोट देने का हक हासिल था, 80,000 को। बेसिक डेमोक्रेसीज अयूब के दौर में अपनी मर्जी। कौन से लोग, जिस तरह मैंने कहा कि अगर लोग दीवार बनकर खड़े हो जाएं जमहूरियत के गिर्द, तुर्की याद होगा, तैयब अर्दगान तुर्की में भी नहीं थे, बोलीविया याद होगा,
श्री लंका याद होगा, अभी हाल ही में ये हफ्ता हुआ है बांग्लादेश, देख लें क्या हो रहा है वहां पे। जब लोग फसील बना के खड़े हो जाएं तो किसी की क्या मजाल है, क्योंकि रियासतें लोगों के साथ हैं। लोग हैं तो रियासतें हैं ना, अगर लोग ही नहीं है, अब कब्रिस्तान का कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा? कब्रिस्तान का, सिर्फ कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान का कौन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा? कब्रिस्तान का कौन वजीर आजम होगा? एक कब्रिस्तान का कौन सदर होगा? कब्रिस्तान का। तो लोग होंगे तो ये सारी डैश ड्रामे होंगे। तो ये सारा पहले हो चुका है। क्या आपको इस्लाम चाहिए या कतरीना कैफ चाहिए? तो ये अभी भी वही हो रहा है, वही तमाशे, वही ड्रामे, ये कर दे वो कर दे, माफी मांग ले। किस बात की माफी? सबूत पेश करे। हम कहेंगे कि जी माफी मांगे, आप लोगों ने ज्यादती की है। एक एक बंदा दिखाएं लोगों को, इंटरनेट इस पे नेशनल मीडिया पे एक एक बंदे की शक्ल दिखाएं कि ये देखें जी, ये शोदा के मुजस्मों को आग लगा रहा है या खराब कर रहा है। कोई सबूत है ही नहीं है। और ये तमाशा मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस्लाम चाहिए या हक हक ये चाहिए। आगे ये नहीं लिखा गया था ब्रैकेट में कौन सा इस्लाम, क्योंकि आपको पता है कितने ब्रांड है यहां इस्लाम के, कितने ब्रांड हैं, रंग बिरंगे ब्रांड, महंगे ब्रांड, सस्ते ब्रांड, दरमियाने ब्रांड। यहां पे हर कोई कहता है हमारे वाला ब्रांड महंगा है, बुनंजा का है, हमारा वाला ब्रांड गुची का है, तू काफुर है। यानी ये आपको इस्लाम चाहिए या वो दूसरी चीजें चाहिए। तो ये भी हो चुका है। अच्छा, अब आखिरी बात करते हैं। एक कुएं में कुत्ता गिर गया, बड़ा घिसा पिटा वाक़या है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि जी इसका इलाज ये है कि इसमें से 500 डोल पानी का निकाल लिया जाए ना, तो ये पानी पाक हो जाएगा। लोगों ने 500 डोल पानी के निकाल लिए, ठीक हो गया। अगले दिन लोग कुएं पे गए, वही बदबू। फिर लोगों ने 100 डोल निकाल लिए, फिर बदबू। फिर अगले दिन लोगों ने 300 डोल निकाल लिए, फिर बदबू। वो कोई सियाना आया, सियाना फकीर साहब जैसा सियाना, मेरे मोज़ेज़ नादरीन जैसा, उन्होंने कहा कि वो उल्लू के पट्ठो, कुत्ता कुएं में पड़ा है, तुम लोग जितने मर्जी डोल निकालो, कुत्ता निकालो। कुत्ता क्यों नहीं निकालते? डोल निकाली जा रहे हो। कुत्ता निकाल लिया गया जी। जिस दिन कुत्ता निकाल लिया गया उससे अगले दिन पानी पाक हो गया, कोई बदबू नहीं। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक वो पैगाम रसां है सुहेल वड़ाइच, दूसरों के रोटियां खाता है, रोटियां फाड़ता है, आप देखते हैं बड़े शौक से। ये पैगाम रसां है, ये साफी शाफी नहीं है, ये पैगाम रसां है। जिस तरह वो देहातों में नाई जाते थे स्नेह देने कि फलां का बेटा हुआ है, तो वो बताता था ना। हमारे गांव में तो सीधी बात है अभी भी है। और बड़ी सामी के घर कोई खुशी हो ना, नाई बड़े खुश होकर जाते हैं, क्योंकि जहां वो जाता है ना बताने, तो अगले उनको खुश होकर 500 रुपया, 1000 रुपया या 100 रुपया उसको देते हैं कि खुशी की खबर लाया है। ये अंसार बासी, ये नुसरत जावेद, ये अंसार बासी, ये सुहेल वड़ाइच, ये कामरान शाहिद, वो लौंडा लपाड़ा, ये सारे ना, ये वो नाई है, ये पैगाम रसा हैं। ये उधर से ना वो खबरें, क्योंकि उधर तल्लुकात है इनके। तो उसने कहा जी कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। उससे क्या होगा? कहते नून लीग भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, MQM भी हो, PTI भी हो, एक कौमी हुकूमत हो, मिल के खाओ, मिल के खाओ सारे, किसी को रोक टोक ना हो, मिल के खाओ। कुत्ता नहीं निकालना, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाना, मुल्क को कानून के मुताबिक नहीं चलाना, लोगों की बात नहीं माननी, लोगों का मैंडेट नहीं मानना। 8 फरवरी को लोगों ने क्या किया वो नहीं मानना, नहीं। डोल निकालें, एक कहता है 500 डोल निकालो, निकाल लेते हैं, अगले दिन बदबू। दूसरा कहता है 300 डोल निकालो, निकाल लेते हैं, अगले दिन बदबू। फिर एक और रस्तू आता है, वो कहता है जी के 150 डोल निकालो। 47 की कहानी बता रहा हूं।
وہ اسلام چاہیے یا کترینہ کیف؟ 47 کی کہانی بتا رہا ہوں قید اعظم کے بعد. کتا اندر پڑا ہے، 47 سے ڈول نکال رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے. اسی طرح آئین کے مطابق نہیں چلانا کہ جی آئین نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے، وزیر اعظم کا یہ کام ہے، صدر کا یہ کام ہے، آرمی چیف کا یہ کام ہے، فوج کا یہ کام ہے، بیوروکریسی کا یہ کام ہے. وہ نہیں کرنا. کتا نہیں کڈنا، کتا ڈول کڈنے. ڈول نکالتے ہیں پھر بدبو 47 سے. میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ پاکستان کی موجودہ حالت جیسی بھی ہے، اگر اچھی ہے بڑی اچھی، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو، اور اگر بیڑا غرق ہے 3 ذمہ دار ہیں. 3. پہلے نمبر پہ جرنیل، 4 جرنیل 40 سال، پھر نون لیگ اور پھر پیپلز پارٹی، یہ 3 ذمہ دار ہیں. اگر پاکستان سوئٹزرلینڈ بن چکا ہے تو ان کو سلام ہے، یعنی انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے کیا ہے. اور پاکستان ٹمبکٹو سے بھی ماڑی حالت میں ہے، کینیا سے بھی گیا گزرا ہے، گھانا سے بھی گیا گزرا ہے، افغانستان سے بھی گیا گزرا ہے. تو یہی 3 ہیں، جرنیل، نون لیگ، پیپلز پارٹی. اونجوی مرنا بری نظامی، کسے دے نام لگ کے مر. مارنا ہے تو مار دے، یہی ذمہ دار ہیں. اور 47 سے لے کر 2024 تک 8 فروری کو، یعنی مسئلہ حل ہے. کل مسئلہ حل کر دیں، مسئلہ حل کرنے والے کل کر دیں کہ جی جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو حکومت دے دیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم یہ جا رہے ہیں بیرکوں میں، ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں. مریم رہتی ہے رہے، نرے بھاڑ میں جائے. پالشیہ رہتا ہے رہے، نرے بھاڑ میں جائے. ہمیں کیا، سیاست ہے کرو. کل اگر یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم نے کتا نکالنا ہے، کتا، کبھی سپریم کورٹ، کبھی فائز عیسیٰ، اب کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ کو روکنا ہے. اونجوی مرنا بری نظامی، کسے دے نام لگ کے مر. خبریں اور بھی ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.